नमस्कार साथियों। आज हम संपत्ति के मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। और संपत्ति के मूल अधिकार को आप इस बात को जानते हो कि संविधान के जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में किया गया था। उसके द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। हालांकि ये एक विवादास्पद कानून था, उस समय मूल अधिकार था एक तरीके से, क्योंकि जब देश नया नया आज़ाद हुआ था तो देश के विकास के लिए, देश के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए या आधारभूत ढांचे के लिए जो है वो सरकार कार्य कर रही थी। और उसके लिए मान के चलिए किसी भी जगह पर कोई भी विकास कार्य करना है तो ऐसी स्थिति में आपकी वहाँ पे संपत्ति है, तो आपकी संपत्ति होने के नाते उस विकास कार्य में सरकार को बाधा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को उस संपत्ति को अधिग्रहित करना पड़ेगा, या उस संपत्ति को वहाँ से हटाना पड़ेगा, या आपको आपसे है जो रिक्वेस्ट करके या आपको मुआवजा दे करके उचित जो भी है वो दे करके आपसे उस संपत्ति को लिया जाएगा। लेकिन ऐसा एक पूरा प्रोसेस के तहत नहीं हो रहा था। एक तरीके से यूँ मानिए कि सरकार चाहती थी कि उस संपत्ति को ले लिया जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उस संपत्ति को देने की सहमति दे। तो ऐसी स्थिति में बड़ी विचित्र बाधा थी कि किस प्रकार, क्योंकि ये एक दो उदाहरण नहीं थे, बहुत सैकड़ों हज़ारों ऐसे उदाहरण थे जिसे सरकार को टैकल करना था। ऐसी स्थिति में सरकार ने देखा कि संपत्ति का क्यों ना ये जो मूल अधिकार है उससे ही इस भाग 3 से कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित कर दिया जाए। और प्रतिस्थापित कहाँ किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो अपने संविधान का अनुच्छेद 300 ए है उसमें उसे क्या है, प्रतिस्थापित कर दिया गया। नया अनुच्छेद जोड़ा गया 300 ए नामक, और उसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे अब संपत्ति के अधिकार के रूप में, एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 31 क्या कहता है। तो इसका टाइटल था संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण या अनिवार्य अर्जन। और इसमें भी ये इस प्रकार का प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति के मूल अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा कानून के किसी भी कानून के खिलाफ जा करके, या कानून की प्रक्रिया के बिना उसे क्या है वंचित नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। यह विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही उसे क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखिए। हालांकि इस मूल अधिकार, ये जो अनुच्छेद 31 है, इसको निरस्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये जो निरसन प्रभावी हुआ था वो 20 जून 1979 से प्रभावी हुआ था। अब और देखा जाए तो अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 बी, इन दोनों अनुच्छेदों को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 31 ए के फिर 2 पार्ट है, 1 और 2। एक में फिर इसके 5 पार्ट है, ABCDE, जो स्मॉल ABCD है, इसको ध्यान में रखिए। तो अनुच्छेद 31 ए का जो पहला खंड है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 में निहित किसी बात के होते हुए भी इस अनुच्छेद, किस अनुच्छेद यानी 31 ए की बात कर रहे हैं, इस अनुच्छेद के तहत किए प्रावधानों को चुनौती नहीं दी जाएगी। मान के चलिए अगर अनुच्छेद 31 ए के तहत कोई कार्रवाई या कोई कानून बनाया जा रहा है या कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उस कार्रवाई को या उस प्रावधान को अनुच्छेद 13 में जो कोई बात है, जैसे कि आप न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर लीजिए, तो उस अनुच्छेद 13 में निहित किसी भी बात के तहत उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को ध्यान में रखिए। तो अब कौन कौन से ऐसे प्रावधान है या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको चुनौती नहीं दी जा सकेगी, या जिनके बारे में जो राज्य वो कानून बना सकेगा या उनके ऊपर कोई भी जो है एक्टिविटी कर सकेगा, तो वो है ए के अंदर है, स्मॉल ए है, किसी भी जमींदारी या रियासती राज्य पर नियंत्रण राज्य कर सकेगा। क्योंकि उसमें देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो अभी रियासतों में जो हमारे राजवंश थे, उनके जो वंशज थे, वो अच्छा उनका अधिकार तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही थी कि एक तरीके से वो लोकतंत्र जो अभी नया नया पनपा था उसमें उनका कम विश्वास था। या एक तरीके से मान लीजिए कि वो अपने जिस क्षेत्र में उनके वंशज शासन कर रहे थे उन क्षेत्रों में अभी एक व्यवहारिक रूप से वो भी शासक की तरह ही काम कर रहे थे। इस प्रकार की जो कुछ समस्या सामने आ रही थी, तो उनको नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि किसी भी जिम्मेदारी या रियासती राज्य पर नियंत्रण राज्य कर सकेगा। उसके बाद वाणिज्यिक संस्था पर नियंत्रण या उसके प्रबंधन में परिवर्तन राज्य कर सकेगा। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी है तो उस पर राज्य क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इसको ध्यान में रखिए। हालांकि इंदिरा गांधी ने आगे चलकर किया भी था। और
कंपनी के आगे सी पार्ट है, कंपनी के शेयरधारकों के हिस्सों में परिवर्तन राज्य कर सकेगा। किसी भी कंपनी को अधिकृत करके या कंपनी पर अब राज्य ये कह दे कि इसका 50% हिस्सा क्या है, मेरा है, और बाकी 50% इससे जिसको मैं सौंपूं उनकी होंगी, तो कुछ भी तरीके से वो उनमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। 2 वाणिज्यिक संस्थाओं का विलय राज्य कर सकेगा, ठीक है। और किसी खान इत्यादि के समझौते से संबंधित लीज जो है उनमें भी क्या कर सकता है, राज्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 31A के खंड 1 में और उसके भी उपखंड स्मॉल a b c d e इनमें की गई, इस बात को ध्यान रखिए।